Okay, so let us start with new chapter, oscillations. So far what you have seen is 11th standard में आपने start किया था motion in a straight line से. Then you have seen what is motion in a plane, and in motion in a plane we have seen projectile motion where a particle starts from one point, it goes to another point via a parabolic path. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक पाथ होता है, इसलिए उसके इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ पैराबोला जैसे कुछ आता है. यू हैव सीन दैट. देन इन द सेम चैप्टर यू हैव सीन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन, ऑफ कोर्स मोशन सर्कुलर है तो उसके इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ सर्कल जैसा कुछ दिखेगा आपको. देन फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th standard rotational dynamics, we have seen rotational motion and everything related to rotational motion, जैसे उसका moment of inertia, then rotational kinetic energy, then angular momentum in terms of moment of inertia, L equal to I omega, right? Then today we will start with a new type of motion which is called as oscillatory motion. In general it is called as oscillation. तो सबसे पहले ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. एंड बाय द वे ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ मोशन है बिकॉज यू एक्सपीरियंस दिस इन डे टू डे लाइफ. इन फैक्ट यू डू दिस इन डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, आई गो वॉकिंग टू अदर पॉइंट एंड देन आई गो बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन. सो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मतलब अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे. सो लेट अस से आई हैव ऑब्जेक्ट, लेट अस से आई हैव ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट, गोज टू अनदर पॉइंट एंड कम्स बैक अगेन. इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. सो दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. तो सबसे पहले ऑसिलेशन मतलब क्या. ऑसिलेशन मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में बार बार वो मोशन रिपीट होगा. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स मोशन, कौन सा मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन between two points, then it is said, then the motion is said to be, then the motion is said to be oscillatory motion, said to be oscillatory motion. Okay, तो बाय द वे इसको टू एंड फ्रो क्यों बोलते हैं, बहुत इजी है. टू बिकॉज इट गोज फ्रॉम सम पॉइंट ए टू दैट पॉइंट बी, एंड फ्रो मतलब इट कम्स बैक टू ए अगेन. तो ए से बी पे गया और बी से वापस ए पे आया, इसके लिए इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो. टू फ्रॉम ए टू बी, फ्रो मतलब कमिंग बैक. सो टू एंड फ्रो मोशन, सच अ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, राइट. तो बाय द वे जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा. आपने आपके घर में वॉल क्लॉक में हो सकता है यू हैव अ पेंडुलम. तो मे बी यू हैव अ पेंडुलम. नाउ व्हाट हैपेंस इज पेंडुलम क्या करता है, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग, राइट. बट ये एंगल जो बना ये इतना स्मॉल है, the angle that it makes is so small that you can practically take this motion to be linear. आप प्रैक्टिकली मान सकते हो कि ये मोशन जो है ये लीनियर है, मतलब अलोंग स्ट्रेट लाइन है. ओके, देन ऑलराइट. सो बाय द वे the pendulum in your house it performs oscillation, but angle इतना छोटा है कि it is practically straight line motion. वेल एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, दैट इज समटाइम्स, क्योंकि हो सकता है कि ये एंगल जो है ये ज्यादा हो, तो अगर ज्यादा एंगल है तो आप इसको सर्कुलर मोशन ट्रीट करोगे. तो बाय द वे देयर इज अ लिमिट.
इफ द सेमी वर्टिकल एंगल डिस्प्लेस्ड पोजीशन में अगर पेंडुलम ने एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री बनाया है, ग्रेटर देन 10 डिग्री, देन दिस मोशन इज टू बी ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सर्कुलर मोशन। तो उसमें सर्कुलर मोशन के इक्वेशन एप्लीकेबल होंगे। ओके, तो इन रियल लाइफ विच टू एंड फ्रो मोशन हैव यू सीन? पेंडुलम। बिकॉज हमारे घर का जो वॉल क्लॉक का पेंडुलम होता है, इट मेक्स वेरी स्मॉल एंगल बट इट इज प्रैक्टिकली परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। What else? Have you seen needle of sieving machine? It is also performing to and fro motion. Good. Then, by the way, so ठीक है, we have defined oscillatory motion. पता है हमको the motion of an object to and fro motion of an object between 2 points is oscillatory motion. But additionally, this oscillatory motion is also periodic motion. What is the meaning of periodic motion? When the motion repeats itself but in equal intervals of time. The motion which repeats itself in equal intervals of time, such a motion is called as periodic motion. तो जो oscillatory motion की हम लोग बात कर रहे हैं, ये oscillatory motion जो है, it is a periodic motion. It is a periodic motion. Everything is important. Periodic motion मतलब that is the motion repeats itself in equal intervals of time. Right? Example, there are many examples of periodic motion. वो जो आपके घड़ी के मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर हैंड होते हैं, they are also periodic, क्योंकि हर बार इक्वल इंटरवल के बाद they are performing the same motion, right? Why do we have to know this much of detail? Because there is a reason behind it. आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले oscillatory motion is to and fro between 2 points, then you should know it is periodic. ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी periodic motion की बात होगी, अब मोशन है तो मोशन से रिलेटेड जो फिजिकल पैरामीटर है वो हमको लगने वाले हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। तो इन दिस केस पीरियोडिक मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन, मतलब x इक्वल टू समथिंग साइन ऑफ थीटा, x इक्वल टू समथिंग कॉस ऑफ थीटा। तो ये पीरियोडिक मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन, तो वेलोसिटी व्हिच इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन। Now, because velocity is a function of sine and cosine, so acceleration, which is a derivative of velocity, is also a function of sine and cosine. By the way, आपको पता होना चाहिए ये जो sine and cosine function है, इनको हम लोग हार्मोनिक functions बोलते हैं। So sine and cosine functions are called as harmonic functions. So that is why इस type of motion में डिस्प्लेसमेंट में हार्मोनिक फंक्शंस है, इसलिए इस मोशन को आप बोलोगे हार्मोनिक मोशन। तो एक ही मोशन के कितने नाम है? ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, पीरियोडिक तो है ही इन नेचर, also because displacement, velocity and acceleration, all this have sine and cosine, then this type of motion is called as harmonic. Now, since displacement, velocity and acceleration depends on या फिर contains has, since displacement, velocity and acceleration has sine and cosine terms, this motion is also known as harmonic motion. And by the way, क्योंकि straight line motion है तो उसको हम बोलते हैं simple harmonic motion, is known as simple harmonic motion. और here onwards मैं उसको short form में लिखूंगा SHM. So if I say a particle is performing SHM,
मतलब the particle is basically oscillating. It is performing to and fro motion along a straight line. हार्मोनिक क्यों बोला, लिख देते हैं यहाँ पे हार्मोनिक, इसलिए since sine and cosine are known as harmonic functions, are known as harmonic functions. Okay, then if someone of you play some musical instrument like guitar, कोई गिटार बजाता होगा तो गिटार का जो string है it is also performing simple harmonic motion. All the particles of that string they are performing simple harmonic motion because they are vibrating to and fro. Okay, तो इसको vibrational motion भी बोलते हैं. So one motion and so many names. Good. Then obviously आधा introduction तो मैंने यहाँ दे दिया, but if you see nowhere मैंने कहीं पे भी यहाँ पे linear mention नहीं किया. It is a general oscillatory motion. It can be linear, it can be non-linear. So nowhere we have spoken about linear simple harmonic motion. ये general introduction था, but as far as your syllabus is concerned, our focus will be on only linear motion. So linear simple harmonic motion. तो जो आपने यहाँ पे define किया है इसमें एक छोटा सा change होगा. When an object performs to and fro motion between 2 points along a straight line, then such a motion will be called as linear simple harmonic motion. So that is the only change you will bring. So oscillatory motion was a general definition. यहाँ पे हम linear के define करेंगे. So when an object performs to and fro motion between 2 points along a straight line, then the motion is known as linear simple harmonic motion. Of course, you have seen many examples in real life. One or two we have to mention. एक तो easy है, अभी भी बताया मैंने, needle of sieving machine. सिलाई मशीन का जो needle होता है, when you of course give it power, electric supply, then it performs linear SHM number 2. अभी भी बताया था मैंने, oscillations of pendulum, right? So oscillations of pendulum of a wall clock, okay, is an example of linear SHM. Good. But कितना बोरिंग लगेगा कि हम बार बार वही theoretically repeat करते जाए. To and fro motion between 2 points along straight line. तो of course जैसे आपको पता है कि फिजिक्स को अगर आपको कॉम्पैक्ट और सिंपल करना है तो यू टेक हेल्प ऑफ इक्वेशंस. तो यहाँ पे भी हमको इक्वेशंस चाहिए. और इक्वेशंस क्यों चाहिए? क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. कितने तो मोशन होंगे जो एसएचएम होगा, हमको कैसे पता? कंडीशंस तो है, 2 फिक्स पॉइंट में वाइब्रेट होना चाहिए. कंडीशन नंबर 2 पीरियोडिक होना चाहिए. माई मोशन इज नॉट एसएचएम. क्यों? क्योंकि यू सी मैं कहीं पे स्पीड अप होके स्पीड डाउन होके कहीं पे भी रुक जाता हूँ, एंड देन आई आफ्टर अ व्हाइल आई स्टार्ट वॉकिंग अगेन, राइट? इवन दो आई एम आल्सो परफॉर्मिंग मोशन इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, बट इट इज नॉट पीरियोडिक. तो इसलिए माई मोशन, ऑफ कोर्स मैं मेरे मोशन को भी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिकॉज आई एम मूविंग अलोंग लेट अस से एक्स एक्सिस. तो जैसे ही मैं मूव होऊंगा तो एक्स का एक इक्वेशन बनेगा, एक्स इक्वल टू समथिंग. वो देखेंगे समथिंग क्या है, जैसे आपने लीनियर मोशन में सीखा है, ठीक है ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/8 स्क्वायर, राइट? तो ऐसा कोई इक्वेशन बनेगा. सो हाउ डू यू नो वेदर माई मोशन इज हार्मोनिक और नॉट, मतलब एसएचएम है कि नहीं?
तो यू नीड टू हैव सम इक्वेशंस। तो अब इक्वेशन बनाने के लिए एक सिंपल सा काम करेंगे, एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। लेट अस टेक एन इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट। ओके, so let us take an imaginary experiment। हम एक काम करते हैं, ये एक वर्टिकल वॉल ले लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल है, एंड ऑफ कोर्स ये जो टेबल है, दिस टेबल लेट अस से इज फ्रिक्शनलेस। इसमें फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा तो फिर डिसिपेटिव फोर्सेस होंगे, डिसिपेटिव फोर्सेस होंगे तो वो डैम्ड मोशन होगा। क्योंकि क्या होगा, पार्टिकल स्टार्ट तो किया, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, धीरे धीरे इट इज गोइंग टू डाई आउट। जैसे आप झूले पे बैठते हो, स्विंग, कभी ऐसा हुआ कि एक ही बार लात मारी और चलते गए? नहीं, एवरी टाइम यू हैव टू पुश। व्हाई? बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग ऑसिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड एयर इज प्रोवाइडिंग डिसिपेटिव फोर्सेस, मतलब एयर इज प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमारे पास ये जो टेबल है, हम पहले से ही मान के चलेंगे कि देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन दिस टेबल। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये असम्पशन है, पता होना चाहिए। और हम एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिर्फ 3 अलग अलग केसेस लेंगे। तो लेट अस टेक अ ब्लॉक। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया, राइट, अंडर द असम्पशन, वेल बाय द वे, यहाँ पे मैंने इसको एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया है। तो ये जो फिगर नंबर बी है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो इस केस में देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं होना मतलब सारे फोर्सेस का एडिशन 0 होना। मतलब फोर्स ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, जब मूव नहीं होगा तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो रेड लाइन में बता रहा हूं, दिस रेड लाइन करस्पॉन्ड्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन। ओके, तो जब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा तब जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा। और बाय द वे, क्यों सेंटर से, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, किसका पोजीशन मेजर करोगे? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास कहां होता है? रफली एट द सेंटर फॉर अ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, रफली एट द सेंटर। गुड, देन व्हाट हैपेंस इफ आई डिस्प्लेस? मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता हूं, उसका पोजीशन चेंज करता हूं। ओके, जब मैंने इसको टू द राइट डिस्प्लेस किया, मैंने इसको इक्विलिब्रियम के राइट में डिस्प्लेस किया, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट वहां पे प्रोड्यूस हुआ, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट लेट अस से इज x। इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया x। और स्प्रिंग इस केस में क्या हुआ होगा? इस केस में स्प्रिंग हुआ होगा स्ट्रेच। गोइंग बैक अगेन टू 11th, आपको याद होगा देयर आर सम मटेरियल्स जिसको आप डिस्टॉर्ट करते हो। जैसे एक रस्सी ली, नीचे एक लोड लगा दिया, राइट, तो क्या होगा? चेंज इन लेंथ। आपको याद होगा इलास्टिसिटी में आपने देखा है कि जब कुछ सब्सटेंसेस का शेप चेंज होता है तो इंटरनली वहां पे फोर्सेस डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल, सो लेट अस गो इनटू लेवल ऑफ इमेजिनेशन। क्या होता है? ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, you know, each material will be made up of atoms or molecules। मैं atoms ही मान लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिकली मेटालिक सब्सटेंस है। ऐसा मान लो, स्प्रिंग किससे बनेगा? स्टील का बनेगा, राइट। तो यू नो देयर आर दिस आयंस और एटम्स व्हिच आर एट रेस्ट। सो द पोजीशन ऑफ दिस atoms or ion is something like this. Now थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो गया, डोंट वरी। ओके, तो व्हेन यू स्ट्रेच दिस, जब आप इस ऑब्जेक्ट को, इस वायर को स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा कि इसमें जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। सो डिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज,
तो एटम टू एटम डिस्टेंस बढ़ेगा। आपको ये पता होगा कि जब एटम टू एटम डिस्टेंस बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस कम इनटू एक्शन, राइट। तो क्या हो रहा है कि एटम्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे बिकॉज हमने लोड लगा दिया, हमने फोर्स लगा दिया। जब एटम्स दूर गए तो वहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाता है विच इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्स। अट्रैक्टिव, व्हाट डज इट डू? जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दिया, जिस फोर्स ने बॉडी का शेप चेंज किया उसको बोलते हो डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मेशन। तो जब वो फोर्स आपने निकाल दिया वहां से, एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, तो बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस द ऑब्जेक्ट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो ये जो फोर्स अंदर डेवलप हो रहा है इसको आप बोलते हो इंटरनल, क्योंकि इंटरनल है, रिस्टोरिंग क्योंकि वो रिस्टोर करेगा, राइट, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। नाउ इमेजिन आपने जब इस ऑब्जेक्ट को मूव किया तो स्प्रिंग हुआ स्ट्रेच, मतलब स्प्रिंग में भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा। वो फोर्स क्या करेगा? इफ यू रिलीज, अगर आपने इस मास को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम की तरफ, मतलब मेन पोजीशन की तरफ वापस लेके आएगा। एक फोर्स जो आपने अप्लाई किया वो बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है टू द राइट। दूसरा फोर्स जो स्प्रिंग में डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग, वो क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेके जा रहा है। दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। उल्टा ऐसा सोचो, हम हर बार स्ट्रेच क्यों करेंगे? हम हो सकता है कंप्रेस भी कर दें, so it may happen that you are compressing. So in case of compression, let us say this is displacement over here x, तो compression में भी एक restoring force develop होगा, but restoring force will be now to the right. तो displacement to the right, तो force to the left, displacement to the left, तो restoring force is to the right. Clear? Now what have you understood is, whenever mass attached to the spring is displaced, there is an internal restoring force which is proportional to displacement. जितना ज्यादा displacement उतना ज्यादा internal restoring force. Of course breaking limit तक मत जाना, elasticity याद रखो, नहीं तो इतना खींच दिया कि गया स्प्रिंग ही टूट गया, फिर आप बोलोगे रॉन्ग फिजिक्स वापस ही नहीं आ रहा, कैसे आएगा? टूट गया। ओके, सो F इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लिखते हो, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के एक्स। बट वेट अ मिनट, डिड यू सी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेर ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड? तो एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो दिस नेगेटिव साइन मींस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड टू डिस्प्लेसमेंट। बहुत काम की चीज है ये, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया हम यहाँ पे थियरी से ही डिफाइन कर रहे हैं लीनियर एसएचएम। हाँ, बट इक्वेशन के थ्रू भी करना है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू केम अक्रॉस सम इक्वेशन। बाय द वे, ये जो के है इसको दो नाम है, क्योंकि ये स्प्रिंग था तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हो, राइट, लेकिन ये फोर्स डेवलप हुआ तो इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हो। So this is called as either spring constant or force constant. And definitely इसके यूनिट्स आपको पता होंगे, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि K is F upon X, F is in न्यूटन, X is in मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हो, तो K is F by X, F के डायमेंशन m1 l1 t minus 2 upon l1, कैंसल, तो m1 t minus 2। गुड, एनीवेज नाउ but wait a minute, from Newton's second law of motion, force equal to mass into acceleration। तो फिर एक काम करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में। so mass into acceleration equal to minus kx, therefore you will have acceleration A equal to minus k by m into x, right? ये जो k बाई एम है इसको मैं बोल देता हूं माइनस ये ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं,
where omega is angular frequency, right? ऐसा कैसा ओमेगा स्क्वायर? मैं ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लूं? मेरी मर्जी, मैं वी स्क्वायर ले लूंगा, तो आई विल कॉल इट एज वी स्क्वायर एक्स। ऐसा अपनी मर्जी फिजिक्स में चलती नहीं है, और बुक में बताया नहीं है कि ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया, बस बोल दिया a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स सिंस ओमेगा स्क्वायर इज k बाय m। अरे पर क्यों? यू हैव टू नो डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर 1 ऑफ 11th अगेन। k अभी अभी बताया, व्हाट इज k? फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट? फोर्स अपॉन डिस्टेंस, फोर्स अपॉन डिस्टेंस याद रखना। k बाय m हम देख रहे हैं, दिस इज फोर्स अपॉन डिस्टेंस, मतलब न्यूटन पर मीटर। पर न्यूटन, एक न्यूटन मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? न्यूटन पर मीटर, और ये मास है, दिस इज मास। मास है ना ये? पक्का? श्योर। k बाय m मास इनटू एक्सेलरेशन था, तो वो मास है, याद रखना। तो ये आएगा आपका किलोग्राम, बट न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ऊपर ये न्यूटन इज किलोग्राम मास, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन आ गया, और ये 1 मीटर और ये 1 किलोग्राम ऑलरेडी है, कैंसल 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 कैंसल, क्या बचा आपके पास? 1 बाय सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज 1 बाय सेकेंड? फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? लीनियर फ्रीक्वेंसी। हाँ, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते हो? एंगल अपॉन टाइम, याद है क्या? 2 पाई बाई टी, मतलब वो भी 1 अपॉन सेकेंड ही आता है, तो 1 अपॉन सेकेंड, ओमेगा का जो डायमेंशन है वो 1 अपॉन सेकेंड आता है, तो 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर का डायमेंशन मतलब ओमेगा स्क्वायर। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई हैव वी रिटन ओमेगा स्क्वायर? क्योंकि k बाय m के डायमेंशंस वैसे आते हैं, 1 बाय सेकेंड स्क्वायर। व्हाई नॉट लीनियर फ्रीक्वेंसी? मैंने इसको f स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? तो ये आपको समझने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब हम मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि ओमेगा क्यों, लीनियर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं। But for the time being, it is important for you to understand कि k by m को omega square क्यों लिखा? Because of the dimensions. Omega square 1 by second square, k by m is also 1 by second square. That is why. And you may also make a small mistake. बहुत बार होता है गाई गाई में, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस k by m, मतलब ओमेगा इक्वल टू माइनस k by m का रूट इमेजिनरी बना दिया आपने। व्हाट इज रूट ऑफ नेगेटिव नंबर? इमेजिनरी। फ्रीक्वेंसी इमेजिनरी, तो मोशन इमेजिनरी, नथिंग इज मूविंग, इट इज जस्ट इनटू योर इमेजिनेशन, तो नेगेटिव मत लिखना उसको। गुड। नाउ वेल, बाय द वे, इट इज टाइम फॉर अस टू डिफाइन simple harmonic motion, linear simple harmonic motion in terms of force and displacement. So from equation number 1, you see the force is proportional to displacement, but it is oppositely directed to displacement. And from equation number 3, you see acceleration is proportional to displacement, but it is oppositely directed to displacement. अब define कैसे करोगे? Easy. The motion in which force is directly proportional to magnitude of displacement, and it is always oppositely directed to that of displacement. Such a motion is called as linear simple harmonic motion, or a motion in which acceleration of the moving body is proportional to displacement, magnitude of displacement, and the direction it is always directed opposite to that of displacement. Such a motion is called as linear simple harmonic motion. अब जेई नीट और सीईटी में 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन आया है, which of the following is not a simple harmonic motion? 4 इक्वेशन देके रखे हैं और आपको पूछा है इन चारों में से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? लेट अस go through an example. मान लो x equal to a sin of omega t, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको बताया है, it is a sin of omega t. x is displacement, a is what is a? पहली बात तो थोड़ा सा समझ लो, ध्यान दो, सब कुछ इजी है प्रोवाइडेड यू पे अटेंशन। कभी सुना है क्या साइन ऑफ 10 मीटर,
साइन ऑफ 30 किलोमीटर, साइन ऑफ 30 सेकेंड नहीं, मतलब साइन ऑफ एंगल होता है और एंगल नंबर होता है, मतलब ये क्या है, नंबर, ओमेगा इंटू टी इज जस्ट एंगल नंबर. साइन ऑफ angle, sine of a number is again a number because sine 30 is half, sine 45 is 1 by root 2, sine 60 is root 3 by 2, मतलब नंबर 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 नंबर, मतलब बेसिकली ये है नंबर, डायमेंशनलेस क्वांटिटी. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो इसके डायमेंशन अगर लेंथ के तो a के क्या होंगे, लेंथ के होंगे. तो फिजिक्स में आप ऐसा तो लिख नहीं सकते ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, लिखा गया ऐसा, फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन, यू कैन नॉट राइट डाउन. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी वही राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी. तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये एक क्या होगा, लेंथ के डायमेंशन होंगे. तो अब जब एक मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो ये मीन पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन, इक्विलिब्रियम. अब आपने इस मास को स्ट्रेच करके छोड़ दिया, मतलब आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन इज, आप पहले इसको यहां पे लेके आए, फिर यहां लेके आए, फिर यहां लेके आए, मतलब हर बार डिस्प्लेस किया. ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. जैसे मेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज अप टू दिस पॉइंट हियर, दिस इज माय मीन पोजीशन. I go some distance to the right, maybe it is 4 feet. I can go 4 feet to the left, but I can also go 1 feet. Of course, I can go 2 feet. Yes, right? ये भी डिस्प्लेसमेंट, वो भी डिस्प्लेसमेंट, और 4 फीट भी डिस्प्लेसमेंट. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, फिजिक्स में उसका नाम है, डिस्टेंस तो है ही, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. So that is nothing but amplitude. So maximum displacement of a particle from its mean position is called as amplitude. तो ये A क्या है, amplitude. Good. हमको चेक क्या करना था, हमको चेक ये करना था कि ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं. What have you learned? SHM में एक्सेशन क्या आना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. बट ए फाइंड कैसे करते हो आप, हाउ डू यू फाइंड आउट ए, नहीं, फ्रॉम डेरिवेटिव्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv बाय, बट डू यू नो वी नो एंड यस, बिकॉज यू डोंट नो एंड यस बिकॉज यू नो एक्स. तो dx बाय dt विल गिव यू वेलोसिटी. हाँ, अभी डेरिवेटिव लो, एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव के बाहर रखोगे, फिर किसका डेरिवेटिव लोगे, साइन ऑफ ओमेगा टी का. साइन ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. ये आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. अब d dt ऑफ v, बट v क्या है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी. इसमें a कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है पता है, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k बाय m, k कांस्टेंट क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था. m मास, ऐसा होता है कि मास जब बॉडी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मास कम हो जाएगा, तो मास भी कांस्टेंट है, राइट. नहीं तो मेरा मास तो कब से गया होता. एनीवेज, तो यू हैव a ओमेगा आउटसाइड. कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, वेरी गुड, साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ओमेगा स्क्वायर. तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाकी सब ब्रैकेट के अंदर a sin ओमेगा टी, बट ये तो x था, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x आया क्या. हाँ, तो ये इक्वेशन उस मोशन का है जो सिंपल हार्मोनिक है, राइट. गुड. देन अभी इतना इजी तो देंगे नहीं आपको, will not give you so simple. They will tell you 4 ऑप्शन होंगे ना, तो और एक भी होगा, x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस b cos ऑफ 3 ओमेगा t, ऐसा कुछ होगा. फिर पहले वेलोसिटी निकालो, मतलब इसका डेरिवेटिव लो, a कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा, प्लस b कांस्टेंट, cos ऑफ 3 ओमेगा t का डेरिवेटिव साइन ऑफ 3 ओमेगा t,
साइन ऑफ 3 ओमेगा टी, बराबर, माइनस के साथ ऑफ कोर्स 3 ओमेगा टी, और ये 3 ओमेगा वापस, क्योंकि आप 3 ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेते हो, राइट। मैथमेटिक्स आप में से अराउंड 80% का है, तो पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता, मैंने ऑलरेडी बताया है फॉर्मूलास, डोंट वरी। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी, गुड। अब आप फाइंड करोगे एक्सेलरेशन, ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी का वापस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, देन माइनस बी 3 ओमेगा, ओके, फिर साइन ओमेगा का वापस से कॉस ऑफ 3 ओमेगा टी, वापस 3 ओमेगा, तो 3 ओमेगा का स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 3 मतलब 9 बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 3 ओमेगा टी। अब इसमें से आप चाहे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, आपके पास बचेगा पहले टर्म में ए कॉस ओमेगा टी, दूसरे में बचेगा आपके पास 9b कॉस ऑफ ओमेगा टी। एक छोटा सा नंबर ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है क्या 9 यहाँ पे x में, राइट। तो सब सही आया, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर भी आ गया, लेकिन ये x नहीं है क्योंकि x में 9 नहीं था, करेक्ट। इज दिस सिंपल हार्मोनिक? नो, बिकॉज यू कैन नॉट राइट दिस एज a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो दिस इज नॉट SHM। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई नीट में, ओके। तो इतना कुछ हमको करना पड़ता है, नहीं करना है तो सिंपल ट्रिक, सिंपल ट्रिक। जब डिस्प्लेसमेंट में 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म, 5 टर्म जितने होंगे उतने टर्म, अगर आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल अगर हर एक टर्म में अलग अलग है, तो दैट कैन नेवर बी अ simple harmonic motion. The moment I put here as omega t, this becomes a simple harmonic motion. So you have saved your 3 minutes to solve this question just by looking. Done. दूसरा तो ऐसा है, x equal to a log x, होगा क्या सिंपल हार्मोनिक? होगा। हार्मोनिक ही नहीं है उसमें, साइन कॉस है क्या? तो कहां से सिंपल हार्मोनिक होगा? इट कैन नॉट बी, गुड। सो एनीवे, सो गोइंग बैक अगेन टू द मेन पॉइंट, तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ मोशन इन विच फोर्स, restoring force or acceleration of the particle is always proportional to magnitude of displacement. It is always directed opposite to the displacement. Good. तो इतना आपको पता होना चाहिए. Don't worry about notes I will upload. Then obviously कभी भी किसी भी मोशन को सॉल्व करना, अब फिजिक्स में मोशन को सॉल्व करना मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाना, वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना, या फिर एक्सेलरेशन का इक्वेशन लाना। सॉल्व करने के लिए पहले एक इक्वेशन चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो बाय द वे, ये जो भी इक्वेशन है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन में, you can write this motion in terms of differential equation of SHM. How many of you have heard of this word differential equation? सुना है कम से कम? Oh, only one. Okay, तो बताना पड़ेगा। What do you mean by if I write down dy by dx? क्या बोलते हैं उसको? डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन, राइट। जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव आ गया उसको बोलते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल, dy by dx इक्वल प्लस y इक्वल टू 0, ओके, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अल्टीमेटली हमारा टास्क ये था कि हमको ये जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा था, या फिर ये जो ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेटरी मोशन
along a straight line मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक कब बोलोगे? जब x में साइन या कॉस, v में साइन या कॉस और a में साइन या कॉस होना चाहिए। अभी तक हमने जो कुछ भी किया कहीं पे भी साइन कॉस दिखा? नहीं। ओके, सिर्फ इतना है क्योंकि हमने ये प्रूव किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अज्यूम था ये, हाँ ये SHM है, फिर हमने बोला SHM है तो फोर्स इज माइनस kx और a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, फिर हमने डिफाइन कर दिया कि ऐसे मोशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक। पर हार्मोनिक है कहाँ? अभी तक आया ही नहीं। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। यस यू हैव, हाउ यू हैव इज you have a equal to minus omega square x, but omega square was k by m, but a is dv by dt equal to, यहाँ पे प्लस कर देंगे इसको लाके, इक्वल टू 0। करेक्ट? a की जगह पे क्या लिखा? dv by dt, और इस टर्म को माइनस के बाई एम एक्स को शिफ्ट किया तो प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू सी अ डेरिवेटिव हियर। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट इन अ सॉल्वेबल फॉर्म। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? जब ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज देयर, मतलब एक्स इज चेंजिंग, यस, वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग, यस, टी इज आल्सो चेंजिंग। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल कैनॉट बी सॉल्व, वन इक्वेशन 3 वेरिएबल्स इट कैनॉट बी सॉल्व। तो हमको उसका इलाज करना पड़ेगा, वी विल डू, बट वेट अ मिनट, बाय द वे, मतलब मुझे कम से कम यहां से v, t और x में से एक को हटाना है। सबसे सिंपल, व्हाट इज v? dx by dt। तो d dt ऑफ v इज dx by dt अगेन प्लस k by mx इक्वल टू 0। तो ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, m को मल्टीप्लाई कर दो m, और यहाँ पे बाय m था तो वो कैंसल हो गया, और 0 से m को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पहले तो उसमें डेरिवेटिव होना चाहिए जो है, राइट? d2x by dt स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि डबल डेरिवेटिव, डबल मतलब d2x by dt स्क्वायर। दिस इज नॉट सेम एज, ऐसा मत लिख देना dx by dt स्क्वायर, दैट इज समथिंग एल्स। ओके, उसका डिग्री 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो याद रखना ये। सो यू हैव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो हमने कितना बेसिक से स्टार्ट किया था, नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन, ऑब्जेक्ट गोइंग टू एंड फ्रो, और हम कहां पहुंच गए? लुक एट द इक्वेशंस। हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट, इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें एक टेबल था फ्रिक्शनलेस, एक ऑब्जेक्ट था फ्रिक्शनलेस, उसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया, उसको सिर्फ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। डिस्प्लेस किया तो इमीडिएटली रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा फोर्स डेवलप होगा। तो नंबर 1, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2, माइनस, क्यों? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो हमने डेफिनेशन बना दिया SHM का, इफ force is directly proportional to displacement and it is directed opposite to that of displacement, then such a motion will be called as linear simple harmonic motion. But force was m into a, तो ma equal to minus kx, तो a equal to minus k by m into x, but k by m के dimensions होते हैं ओमेगा स्क्वायर के, तो a equal to minus omega square x. Alternate definition of simple harmonic motion: the motion of an object in which acceleration is directly proportional to displacement but oppositely directed to that of displacement is called as simple harmonic motion. But wait a minute, acceleration हो तो dv by dt था, but v was dx by dt, तो हमारे पास एक बन गया लीनियर, मतलब छोड़ दो लीनियर, छोड़ दो, बट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? नाउ अब जिनका मैथ्स है, यू हैव टू नो दिस वेरी वेल, नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा,
अभी नहीं तो इंजीनियरिंग में फुल ऑफ डेरिवेटिव्स यू हैव, सो डोंट वरी. दिस इक्वेशन इज सो पावरफुल कि इस इक्वेशन से आपको a तो पता ही है, वैसे इससे आपको v मिल जाएगा और x मिल जाएगा. सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज v एंड व्हाट इज x, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. आप जब इसको सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व कैसे करते हैं मैं कल बताऊंगा, सॉल्व करने के बाद आपको x में मिल जाएगा साइन या कॉस, और वो मिलेगा, यू विल सी इधर साइन और कॉस, क्योंकि x में साइन आया तो v में भी साइन आएगा, साइन या कॉस आएगा, क्योंकि v इज dx by dt. तो v is somehow related to x. तो यहाँ पे because v depends on x, because v is a function of x, तो x में साइन आना तो v में भी साइन या कॉस आएगा, राइट. तो a is a function of velocity, है ना. अब वैसे देखा भी है, a is also function of डिस्प्लेसमेंट. तो x में साइन आया मतलब v में साइन या कॉस आया, मतलब a में भी साइन या कॉस आया, तो ये बन जाएंगे हार्मोनिक फंक्शंस, और इसी के लिए हमने इसको बोला है हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दैट्स sufficient for the introductory lecture. Tomorrow we will solve this equation to find out x and v and a.